गुड इवनिंग, जय हिंद मित्रों। आप सभी का आपके YouTube चैनल ई शिक्षा संवाद में स्वागत है, जिसमें हम जूम क्लासेस के माध्यम से आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं एनटीए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। वैसे तो हम लोगों का जो मेन सब्जेक्ट है एजुकेशन है, जिसके हम लोगों ने पूरे के पूरे क्लासेस को कर लिया है, और जो लोग इस एजुकेशन की क्लास को देखने आते हैं वह जो है प्लेलिस्ट में जाकर अपने अकॉर्डिंग अपने पूरी की पूरी यूनिट को आप देख सकते हैं। वहाँ यूनिट बाय यूनिट आपको पूरी की पूरी चीजें बताई गई हैं। ठीक, तो इसको भी आप लोग को ध्यान में रखना है। और आपके पास अब समय दिन ब दिन घटते हुए जा रहे हैं। यदि आपने अभी तक अपने पास एक चार्ट नहीं बनाया है डे वाइज का कि कितने दिन बाकी हैं, तो बना लीजिए, जिससे आपको ये पता चले कि आपके पास कितने दिन बाकी हैं। ठीक है, अभी आपके पास अगर आप पास कैलेंडर होगा तो आप देख रहे होंगे आपके पास 48 दिन बाकी है। 48 दिन क्या, 47 दिन, आज का दिन चला गया, अब 47 डेज बाकी है। 47 डेज में आप किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करते हो एग्जाम के लिए, ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, ये एग्जाम वाले से कोई मतलब नहीं। एग्जाम वाले को या आपके या रिजल्ट को इससे कोई मतलब नहीं होता। रिजल्ट को केवल रिजल्ट चाहिए उनको, यस में या नो में। हमेशा यदि आप अच्छा करते हो तो आपने सब कुछ अच्छा किया। यदि आपने जरूर मेहनत कर लेकिन आपका रिजल्ट नहीं निकल पाया तो आपने कुछ नहीं पढ़ा, ये जान लो। रिजल्ट अच्छा तो आपने बहुत कुछ पढ़ा, रिजल्ट नहीं अच्छा तो आपने कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, मेरा पढ़ाना, आपका पढ़ना सब बेकार हो जाएगा। बेकार इन द सेंस कि रिजल्ट ना मिल पाना, एक डिमोटिवेशन का शिकार हो जाते हैं बहुत से लोग। तो ऐसा नहीं करना है, हम लोगों को अपने टारगेट को अचीव करना है। यदि आपने इस दिसंबर में एग्जाम को क्रैक करने का सोचा है तो आप क्वेश्चन पेपर को लगाना शुरू कर दीजिए, रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। फर्स्ट पेपर को बिल्कुल भी ड्रॉप मत करिएगा। ऐसा नहीं होगा कि केवल सब्जेक्ट पढ़ ले हम लोग और हम लोग का नेट जो है क्वालिफाई हो जाएगा या जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे से तैयारी करें, और जो लोग नए लोग हैं, जिन लोगों ने नया अभी फॉर्म मतलब पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे, तो उनको पूरा का पूरा इस बार के वो क्या करेंगे, वो इस बार एग्जाम का जानेंगे कि एग्जाम में किस तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो आपके नेक्स्ट 6 वीक में जो होता है एग्जाम जून वाले में, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है ना, चलिए, और हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 6 लॉजिकल रीजनिंग के बारे में, जिसमें हमने पिछली क्लास में जो है इसके इनफॉर्मल फैल्सीज है, इनफॉर्मल फैल्सीज में हम लोगों ने इसके टाइप्स के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें 8 टाइप के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे आज की डेट में मिथ्याकरण दोष। क्या बात करेंगे, मिथ्याकरण दोष क्या होता है, नोट करिएगा। नंबर 9 है, नंबर 9 से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे कि मिथ्याकरण दोष क्या होता है। मिथ्याकरण में होता है किसी भी चीज को क्या कहते हैं, जब कभी झूठला देते हैं या झूठा करार दे जाते हैं तो वो मिथ्याकरण दोष कहलाता है आपका। मिथ्याकरण दोष जो है प्राचीन समय में जो है मिथ्याकरण दोष के कई विभिन्न नाम दिए गए थे, जिनमें से 2 नाम प्रमुख हैं। 2 नाम इसके कौन है, एक होता है नंबर 1 पर होता है इसका, ये आ गया आपका। तो अब ये 2 चीजें हैं। सबसे पहले मिथ्याकरण दोष के बारे में जानेंगे कि इसमें जब कभी किसी बात को झूठ सिद्ध किया जाता है या झूठ के बारे में कहा जाता है तब होता है। इसको प्राचीन समय में या पुराने समय में 2 अन्य नामों से भी जानते थे। एक आपका नॉन कॉज प्रो कॉज के बारे में जानते थे, दूसरा आपका पोस्ट हॉक एर्गो प्रॉप्टर हॉक के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। पहले अकारक कारक दोष के बारे में पढ़ेंगे, नॉन कॉज प्रो कॉज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि अब जो है आप लोग ध्यान से सुनिएगा और अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा कि जो किसी दिए हुए कार्य का कारण ना हो, क्या है, क्या कह रहा है कि जो क्रोध, ठीक, ये हो गया। या फिर हम कह सकते हैं क्रोध।
ठीक है ना, ऐसे इसको लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो हम लोगों ने क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग अकारण कारण दोष के बारे में, नॉन कॉज प्रो कॉज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसकी परिभाषा क्या है कि जो किसी दिए गए कार्य, आप ध्यान से सुनिएगा, कह रहे कि जो किसी दिए गए कार्य का कारण ना हो फिर भी उस कारण को जो है मान लिया जाए, तो वहां अकारण कारण दोष कहलाएगा आपका। ठीक है ना, वहां क्या कहलाएगा, अकारण कारण दोष कहलाएगा। कैसे, जैसे एग्जांपल में आपसे कह रहा है कि भूकंप का कारण, सब लोग जानते हैं कि भूकंप का कारण वाकई में पृथ्वी के अंदर जो भी उथल पुथल चलती है वो होता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भूकंप का कारण जो है ईश्वर है, या हम कह सकते हैं अधिक वर्षा का कारण इंद्र देवता नाराज हो गए, आपने सुना होगा। या आपने देखा होगा उत्तराखंड में जो पानी की बाढ़ आई, उसमें कहा गया कि ईश्वर जो है क्रोधित है, तो ऐसा नहीं है। तो वहां पर जो कारण वो नहीं है फिर भी उस कारण को मान लिया जाता है। तो ऐसे जब कभी कारण आएगा तो आप इसको क्या बोलोगे, अकारण कारण दोष कहलाओगे आपका। पहला पॉइंट क्लियर है, बताइए। यूट्यूब पर आप देखोगे तो किसी भी टीचर ने या कहीं पर भी आपको ये चीजें नहीं पढ़ाई गई हैं। ठीक है, यदि आप लोगों को ये चीजें मिल रही हैं तो आप लोग चुपचाप होकर नहीं, इसको समझकर नोट करिएगा, समझिएगा, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो किसी ने, मैंने खुद देखा है कि यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलता है, और ये चीजें कोई जल्दी बताता भी नहीं है इसके बारे में पूरी की पूरी कंडीशन क्या क्या होती है ना। ठीक, तो इसलिए अगर आप लोग को मिल रहा है तो आप लोग अच्छे से डिस्कस कर लोगे ना। हाँ, बोलना जरूर आप। अब देखिए काकताली, जिसको याद रखिएगा, इंग्लिश को वर्ड हम इसलिए जोड़ दे रहे हैं क्योंकि इंग्लिश में ही सबसे ज्यादा पूछा जाता है ना, पोस्ट हॉक, एर्गो प्रोप्टर हॉक। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। काकतालीय न्याय दोष के बारे में डिस्कस हम लोग करते हैं। इसमें क्या होता है, कहता है कि जब किसी पूर्ववर्ती घटना को परवर्ती घटना का कारण इस आधार पर मान लिया जाए कि पहली घटना दूसरी घटना के पहले घटित होती है, तब वहां काकतालीय न्याय दोष होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में इसमें हम कह सकते हैं, इसको आप परिभाषा से अभी नहीं समझ में आएगा जब तक आप कोई एग्जांपल सेट नहीं कर लोगे। इसका एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल क्या होता है, लिखेंगे जैसे, पहले एग्जांपल लिखेंगे फिर परिभाषा लिखेंगे। ठीक, क्या थी, ठीक है, बिल्ली रास्ता काट गई थी। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल जब आप देखोगे कि इसमें जो है कारण कुछ और है, मतलब कहते हैं इसमें कि जब इसमें कह रहा है कि काम ना होने के पहले ही छींक आ जाना और उसी को कारण बता देना कि मेरा काम इस वजह से नहीं हुआ है। या जब कभी हम प्रश्न पत्र करके आते हैं और फिर मन में होता है कि आज का प्रश्न पत्र अच्छा नहीं हुआ, तो हम सोचते हैं कि आखिर मेरे साथ शुरुआत में क्या हुआ था, तो शुरुआत में बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो बिल्ली को ब्लेम कर गए। तो इसमें क्या कहा गया, इसकी परिभाषा कही गई कि पहले की घटना, यानी कि पहली घटना जो है दूसरी घटना के पहले घटित होती है। मतलब जो पहली घटना के, इसमें क्या कहते हैं कि पहली घटना जो है दूसरी घटना के पहले घटित होती है, तो यही तो होता है इसमें कि इसमें जो है दूसरी घटना इन द सेंस कि प्रश्न पत्र आपने पहले किया, बाद में किया है, और पहले क्या है, बिल्ली आई है। ठीक है, तो दूसरी घटना आप पहले करते हो, दूसरी घटना में अगर कोई भी कमी आती है तो हम पहली घटना को हम उसका ब्लेम करते हैं। ठीक है ना, कहते हैं, तो इसकी परिभाषा आप लोग लिख देंगे। नॉन कॉज, नॉन कॉज प्रो कॉज क्या होता है, नॉन कॉज प्रो कॉज में क्या होता है आपका, जैसे किसी एक का कारण कोई दूसरा माने, जैसे भूकंप का कारण ईश्वर का क्रोध मान लिया जाए। ठीक, तो ये अलग डिफरेंसेस में चला आएगा। हैजे का कारण काली माँ को मान लिया जाए कि काली माता का क्रोध है जो आपको हैजा हो गया है, और या कोढ़ का कारण मान ले हम कोई और देवता, तो इन सब चीजों में आता है। तो हम लोग कारण अकारण कारण मानते हैं। काकतालीय में क्या होता है, किसी एक, याद रखिएगा इसमें दोनों में डिफरेंस यही है कि इसमें पहली घटना दूसरी घटना को पहली घटना का आधार बनाते हैं, जबकि इसमें किसी प्रकार का आधार नहीं बनाते हैं। ठीक है, बस इसमें यही डिफरेंसेस है आपका। क्लियर, चले आगे। नहीं मिलता है कि जब कभी हम सोचते हैं कि मेरे साथ ये अच्छा होने वाला होगा, तो सोची हुई चीज कभी नहीं होती है।
आपने देखा होगा, आपने महसूस भी किया होगा कि जिस चीज के विषय में हम लोग ज्यादा अपने माइंड में हाइपोथेसिस बना लेते हैं, वो आगे चलकर वो हाइपोथेसिस रिजेक्ट ही होती है। इसलिए हम लोगों को अपने माइंड में हाइपोथेसिस नहीं बनानी है, हम लोगों को अपने मन में परिकल्पनाएं नहीं बनानी है। हम लोगों को जो प्रेजेंट टाइम में हमारे पास काम है, उस काम को बड़ी शिद्दत से और बड़ी ईमानदारी से करते रहना चाहिए। ठीक है ना? जब कभी आप ऐसा करोगे तो वो सेटिस्फैक्शन, एक अलग तरीके की संतुष्टि मिलेगी कि आई एम गुड वर्क, मैं अपने काम को बेहतर करूं। जरूरी नहीं है कि मेरे काम की कोई सराहना करे, है ना? जरूरी ये नहीं है कि मेरे काम की कोई सराहना करे। अब जैसे मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पे, अब मेरे मतलब सब्सक्राइबर तो 1001 के हो गए, लेकिन घंटे जो है नहीं हुए हैं। अब कोई मुझसे ये कहे कि सर आपके घंटे इसलिए अच्छे नहीं हुए हैं कि आप अच्छा नहीं पढ़ाते हो, नहीं, हो सकता है कि हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सबके लिए अच्छा नहीं बता पाता हूँ, लेकिन हाँ, मेरा प्रयास रहता है कि मैं अपने आप में बेहतर करूं, ठीक है, और जो सामने जो मेरे साथ जुड़े हैं कम से कम उनको सेटिस्फाई हम कर सके, ठीक है ना? क्योंकि ये दुनिया बहुत बड़ी है, सबको संतुष्ट करना असंभव सी बात है आपकी। क्लियर? अब एक जो है जी सर। काकतालीय न्याय दोष में जो है एक बहुत फेमस जो है आपका एग्जाम में आता है, उस एग्जाम्पल को भी आप लोग अपनी कॉपी में लिखिएगा, ठीक है ना? उसको भी आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। उसमें आप क्या होगा, इसमें कहता कि एक ताड़ का पेड़ गिरने वाला ही था, लिख लेंगे आप लोग, एक ताड़ का पेड़ लिखेंगे, एक ताड़ का पेड़, ठीक है, एक ताड़ का पेड़ गिरने वाला ही था, गिरने वाला ही, गिरने वाला ही था, ठीक है, गिरने वाला ही था कि उस पर एक कौवा आकर बैठ गया, कि उस पर एक कौवा आकर बैठ गया, ठीक। यहां पर ये अब कौवे को बैठते ही पेड़ को गिरते देखकर लोगों ने ताड़ के पेड़ के गिरने का कारण जो है किसको बताया? कौवे का बैठना बताया। अब जबकि पेड़ वो पहले से ही गिरने की स्थिति में था, लेकिन कौवा बेचारा वहां पर बैठ गया, तो रीजन कौन हो गया? कौवा हो गया। अब आप घर में देखते होंगे कोई चीज टूटी होगी और वो आप मान लो खेल रहे हो, दो आपके घर में भाई बहन है, आप लोग खेल रहे हो, अब भाई ने देखा आपने अब कोई सामान गिरा, टूट के गिर गया, वो अब देख रहा, कोई नहीं देख रहा है, तो तुरंत जो है उसने ऐसे ही छुआ कर उसको रख दिया, ताकि इसको कोई और छुए तो तब गिरे और मेरा नाम ना आए, तो जैसे ही रख दिया। और फिर क्या हुआ कि बोला दीदी दीदी आओ इधर आओ, एक चीज दिखाऊं, तो दीदी से कहा दीदी ये कप उठाओ जरा, तो दीदी ने जैसे ही कप उठाया तो उसने चिल्ला दिया, देखो मम्मी दीदी ने कप तोड़ दिया। तो इसमें क्या हुआ? कप तो टूटा किसी और के द्वारा, लेकिन नाम लगा दिया किसी और का। तो ऐसा आपने अपने घर में भी देखते होंगे कि नहीं देखते होंगे? जी सर। ठीक, तो इस प्रकार का है। या फिर आप देखते हो ना कि किसी को जो है बीमारी है, बुखार है, बुखार जब दिमाग पर चढ़ जाता है तो उसका दिमाग काम नहीं करता है, तो उसको क्या कहते हैं कि देखो इसके ऊपर ऊपरी बाधाएं आ गई हैं, इसको झड़ाओ फुकाओ, ये कराओ वो कराओ। तो इस प्रकार के दोष में अंधविश्वास ज्यादा देखा जाता है ना? तो ये जो एग्जाम्पल लिखा हूं, ये एग्जाम्पल जो है जरूर लिखिएगा, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपका, ठीक है? और ये एग्जाम्पल भी आप याद, काकताली को याद रखने के लिए आप जो है अपने घर की कंडीशंस को याद कर सकते हैं। कंडीशन इन द सेंस कि आपके घर में जो भी छोटी मोटी शरारत होती है ना, ब्लेमिंग करना घरों में होती है ना, तो वो चीजें आपकी है, ठीक है? चलो लिख लिया। अब इसको चल 10 नंबर आपका क्या है? 10 नंबर एक तरीके का चक्रक दोष कहलाता है। 10 नंबर पे है आपका
ठीक है। चलो, चक्रक दोष क्या होता है? चक्रक दोष में हम लोग पढ़ते हैं, इसको पहले आप लोग डिस्कस कर लोगे। आप लोग के मन में क्या चल रहा है ये आप लोग पहले डिसाइड करो, क्योंकि हम लोगों को लॉजिक लगाना जरूर आना चाहिए, हम लोग को अनुमान लगाना जरूर आना चाहिए। चलो सबसे पहले आप लोग डिस्कस करो, फिर मैं बताता हूँ। सर, जो एक सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि जो अनुमान होता है उसमें जब व्याप्ति आती है और व्याप्ति के बाद प्रकृति का नियम आता है, और नियम, जो प्रकृति का नियम होता है वो कार्य कारण पे आधारित होता है, और कार्य कारण फिर अनुमान पे आता है, तो इसे ही हम चक्र बोलते हैं। ये तो अनुमान के अंतर्गत हो गया। चलो ये भी बिल्कुल सही है। मतलब वास्तविक परिभाषा की अगर हम बात करें तो वास्तविक परिभाषा यही है आपकी। ठीक है। प्रकृति ने एक राजा और रानी की कहानी बनाई ना, राजा रानी और सेनापति की कहानी जी सुनाई। सर, इसमें चक्र तो उसमें आपने मतलब पढ़ाया था कि एग्जाम्पल के थ्रू, और वैसे बताया था कि प्रत्यक्ष और इंद्रियां जैसे दोनों आयास में ही घूम रहे हैं, एक ही चक्र दोष कहलाता है। कैसे कैसे फिर से बताइए, रिपीटेड या नहीं चीजें समझ में आया मेरे को। सर, दोनों आयास में जब वो घूम रहे हैं, कौन घूम रहा है? इसी स्थिति, प्रत्यक्ष और इंद्रियां। हाँ, प्रत्यक्ष और इंद्रियां कैसे जी घूमेंगी? सर, आपने पढ़ाया था उसमें प्रत्यक्ष और कि इंद्रियां इंद्रिय कैसे जैसे घूमेंगी? एग्जाम प्रत्यक्ष के अंतर्गत इंद्रियों के बारे में बात की, मतलब घूम नहीं प्रत्यक्ष रही का है ज्ञान हमें उन, इंद्रियों के द्वारा जब होता जैसे है। प्रत्यक्ष, जी, जैसे प्रत्यक्ष इंद्रियों के द्वारा ज्ञान होता है और इंद्रियां प्रत्यक्ष पर डिपेंड होती है, हाँ मतलब बिल्कुल। प्रत्यक्ष को देख, ठीक है। तो उसे ही हम चक्रक दोष कहते हैं कि एक चीज से दूसरी चीज आना, दूसरी से फिर पहली चीज पे आना, उस रिपीटेड सर्कल को हम चक्रक दोष कहते हैं। बिल्कुल 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 ठीक है। अब इसकी परिभाषा लिख लो जो एग्जाम में हो सकता है आए। लिखिए, एक गया हो, ठीक, कर लिया गया हो, तो उसे चक्रक दोष कहते हैं। ठीक है ना? तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम चक्रक दोष कहते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो कहते हैं कि इस प्रकार, अब परिभाषा क्या है? कह रहा है कि एक युक्ति से जिस निष्कर्ष को सिद्ध करना चाहते हैं, युक्ति की परिभाषा मैंने बताई थी, जब दो या दो से अधिक आधार वाक्य मिलते हैं तो उनके मिलने से युक्ति का निर्माण होता है। युक्ति के बारे में, ठीक। तो अब युक्ति क्या है? अब कह रहे हैं कि युक्ति से जिस निष्कर्ष को सिद्ध करना चाहते हैं, यदि उसे आधार वाक्य में ही स्वीकार कर लिया जाए तो उसे चक्रक दोष जैसे कहते हैं। जैसे आपने अभी बात करी कि प्रत्यक्ष जो है, प्रत्यक्ष का ज्ञान हमें इंद्रियों के द्वारा होता है और इंद्रियों का ज्ञान हमें प्रत्यक्ष द्वारा होता है, दोनों एक दूसरे से ही मिलजुल कर काम कर रहे हैं। तब इस प्रकार का दोष जब उत्पन्न होता है तो हम जो है निष्कर्ष को आधार वाक्य में ही मान लेते हैं। जैसे इसे कहते हैं, इस प्रश्न जैसे कह सकते हैं इसे प्रश्न प्रार्थना अथवा आत्माश्रय दोष भी कहा जाता है। इसको कहते हैं बिगिंग द क्वेश्चन। इसको क्या कहते हैं? मतलब हम लोग कह सकते हैं चक्रक दोष को हम लोग क्या कहते हैं कि एक युक्ति से जिस निष्कर्ष को सिद्ध करना चाहते हैं, यदि उसे आधार वाक्य में ही स्वीकार कर लिया गया हो तो उसे हम चक्रक दोष कहते हैं। इस प्रकार का यह दोष जो है उत्पन्न होता है, कब उत्पन्न होता है? जब हम निष्कर्ष को आधार वाक्य में मानते हैं। इसको एक नीचे लाइन लिख सकते हो कि नोट करके, जब हम निष्कर्ष को आधार वाक्य में ही मान लेते हैं, आधार वाक्य में समाहित या निहित मान लेते हैं, तब इस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है। इसलिए इसे प्रश्न प्रार्थना अथवा आत्माश्रय दोष भी कहा जाता है। बिगिंग द क्वेश्चन एंड पिटिटियो प्रिंसिपी भी कहा जाता है। अब इसका एग्जाम्पल कैसे लेंगे? एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। चलिए, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जैसे आपको एग्जाम्पल दिया जाए कि जैसे मनुष्य मरणशील है क्योंकि उसकी मृत्यु होती है। तो देखिए, मरणशील में और मृत्यु दोनों में आई। वैसे ही हम कहें कि अफीम नींद लाती है क्योंकि अफीम में नींद लाने की शक्ति होती है। तो आप देख रहे हैं इसमें बिल्कुल यही स्पष्ट कहा गया है कि जब कभी इन सब उदाहरणों में आप देख रहे होंगे
कि आधार वाक्य में जो पहले कहा गया है वही उसकी पुनरावृत्ति निष्कर्ष में भी बताई गई है। देखो जैसे इसमें मरणशील बताया गया, इसमें भी मरणशील बताया गया है, इसमें भी नींद लाने की बात कही गई, इसमें भी नींद लाने की बात की। मतलब कि आधार वाक्य में ही निष्कर्ष जब छुपा हो तो उसे हम चक्रक दोष कहते हैं हम लोग। ठीक है, बताइए। हेलो जी सर। हाँ, जी। अब इसको एक लाइन और आप लिख सकते हो अपनी कॉपी में, नोट में आप लोग लिख जरूर लेना, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी लाइन पूछ सकता है। कहेगा कि उसमें कि जो है आधार वाक्य में कही गई बात को निष्कर्ष में पुनः दोहराना या किस प्रकार का दोष कहलाएगा। आधार वाक्य में कही गई बात को निष्कर्ष में पुनः या दोबारा दोहराना यह किस प्रकार के तर्कवाक्य के तर्क दोष के अंतर्गत जाएगा। तो आप बताएंगे चक्रक दोष के अंतर्गत जाएगा आपका। क्लियर? ठीक है, अब 11 नंबर पर आएंगे। 11 नंबर पे याद रखिएगा, अब आपका आएगा छल प्रश्न आएगा आपका। क्या आएगा? छल प्रश्न। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट जो मनोवैज्ञानिक जो होते हैं उनकी बहुत बड़ी खूबी ये होती है, यदि आप उनके सामने जाओगे तो आपके हर एक बॉडी की एक्टिविटी को वो देखकर भांप लेते हैं कि आपके मन मस्तिष्क दिल दिमाग में क्या चल रहा होता है। ठीक है, आपकी एक्टिविटी से, हर एक एक्टिविटी से वो हर एक चीज को पकड़ सकते हैं। और ये एक साइकोलॉजिस्ट नहीं, एक मनोविज्ञान का टीचर भी आपको पूरा का पूरा वो आपको समझ सकता है। जैसे क्लासरूम में जब पढ़ाते हैं हम लोग, तो पढ़ाते समय बच्चे की एक्टिविटी से, उसकी आई कांटेक्ट से, उसके बोलने से पता चल जाता है कि बच्चा क्लासरूम में अवेलेबल है कि उसके माइंड कहीं और पर घूम रहा है। ठीक है, ये बहुत बड़ी शक्ति होती है हम लोगों में। ठीक, तो छल प्रश्न की बात करेंगे। छल क्या होता है? ये कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। ठीक, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन की बात हम करेंगे। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में क्या होता है? इसमें कहता है किसी व्यक्ति की कही गई बात का अर्थ बदलकर उसमें दोष संकेत करना छल कहा जाता है। आप लोग लाइन लिख लीजिएगा। इसमें क्या होगा? किसी व्यक्ति की कही गई बात का अर्थ बदलकर उसमें दोष संकेत करना छल कहा जाता है। यदि आपसे कोई कहे, इसका एग्जाम्पल आप कहेंगे, यदि कोई कहता है कि श्याम के पास, क्या कहता है? यदि कोई कहता है कि श्याम के पास, ठीक, श्याम के पास 9 कंबल। अब इसमें जैसे हम लोग छल प्रश्न की बात कर रहे हैं, छल प्रश्न में क्या कहा गया? किसी व्यक्ति की कही गई बात का अर्थ बदलकर उसमें दोष संकेत करना ही छल कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में, यदि कोई एक व्यक्ति जो है, या कोई एक लड़का या कोई भी जो है कहता है कि श्याम के पास 9 कंबल है। क्या है? 9 कंबल है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिए 9 का अर्थ यहाँ पर 2 तरीके से लगा गया। अब उसने कहा कि उस व्यक्ति के कहने का अर्थ है कि श्याम के पास क्या है? एक नया कंबल है। क्या है? श्याम के पास नया, ये नया अर्थ है। ठीक है, लेकिन जो उसका विपरीत, जो उसका प्रतिवादी होगा, मान लो आप मान लो एक क्लासरूम के बच्चे टूर पर जाते हैं। टूर पर जाने के बाद कुछ लोग भाई एंटी होते हैं, कुछ लोग जो आपके मित्र होते हैं। तो आपको एक रूम में जब रोका गया या एक धर्मशाला में रोका गया, तो वहां कहा गया कि श्याम के पास एक 9 कंबल है। तो उसके दोस्त ने कहा 9 कंबल है मतलब नया कंबल है, जबकि उसका विपरीत जो उसका दुश्मन होगा वो कहेगा श्याम के पास 9 कंबल है। 9 का मतलब 9। यहाँ पे क्या निकाल दिया? उसकी अर्थ को बदल दिया। जब उसके अर्थ को बदल दिया तो और लोग कहने लगे ना कि ये बताओ, आपके पास एक ही नया कंबल दिख रहा है, 8 कंबल और कहां से हैं? तो वहां पर वो सबके लिए दोषी ठहराया जाएगा। तो कहते हैं कि इसके विपरीत जब नया यहाँ पर, तो ये एक तरीके का छल होता है। ठीक है ना? क्या है? ये एक तरीके का छल है। यहाँ पर समझ में आई बात?
कि एक ही बात को उसमें अर्थ बदल दिया और अर्थ बदलने से उसमें संकेत जो हो गया वो अर्थ का अनर्थ हो गया और बेचारा वो और 8 कंबल वो लाकर दे तो कहां से दे, जबकि उसके पास एक ही कंबल है और वो अपील करता जा रहा है कि नहीं मेरे पास एक ही कंबल है, एक ही कंबल है। तो कहते नहीं अभी तुमने बोला कि 9 कंबल है, 9 का मतलब अब वहां 9 का मतलब 9 ले लिया गया, जबकि 9 का मतलब नया होता है। ठीक, तो ये ऐसे ही हम ले लेते हैं। अब इसको जो है छल जो होता है, छल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। क्या होता है, एक वाक छल होता है, ठीक, दूसरा होता है सामान्य छल, ठीक। छल भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। हे भगवान, छल की बात हम लोगों ने ये कभी नहीं सोचा था कि हम छल की बात भी पढ़ेंगे, है ना। छल की बात, जब कभी छल की बात आती है तो एक श्री कृष्णा हम लोग जब देखते थे बचपन में तो उसमें एक प्रश्न आता था, उसमें जो है भगवान कृष्ण जो है जब सीखने याद मतलब कुटिया में रहते थे, सुदामा और कृष्ण की कहानी इसीलिए फेमस है क्योंकि उसमें एक कहावत कही गई है। क्या वो कहावत या कोई एक जो है श्लोक कहा गया है, क्या वो याद है? सर श्लोक नहीं याद है लेकिन कहानी याद है। गुरु से कपट मित्र शनि से वाली। चोरी वाला याद है? क्या है बताओ, सेंटेंस पूरा जी करिए। सर वो शनि वाली बात याद है। हाँ वही मुझे भी याद है। बताओ क्या कहते हैं, गुरु से कपट मित्र से चोरी, या होए निर्धन या चोरी। होए कोढ़ी। हाँ, या हुई निर्धन या हुई कोड़ी। हाँ, तो ये प्रश्न नहीं, ये कहावत जो है मुझे बहुत समय से याद है। इसीलिए जब कभी हम लोग किसी गुरु से मिलते हैं तो गुरु के साथ कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और दूसरा कभी मित्र के साथ हम लोग को झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये अपने जीवन में यदि जिन लोगों ने अप्लाई किया है वो लोग सफल हुए हैं और जिन लोगों ने अपनी बातों को छल किया है वो हमेशा ही असफलता का शिकार हुए। मतलब ये कहावत जो है बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है ना। जब आप इसको देखते हो, जब कभी आप मान लो हम लोग सफल होते हैं या असफल होते हैं, हम लोग देखते हैं ना कि पास्ट में कि ऐसी क्या गलती हो गई। जब आप वेदांत दर्शन पढ़ोगे, वेदांत दर्शन में आपके 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। 3 प्रकार के कर्म के बारे में आप बता सकते हैं, कौन कौन से हैं? वेदांत दर्शन पढ़ा है आप सर लोगों ने ना? संचय संचय कर्म ऐसे करके है। बताओ, शैलवी को याद है? अभी कुछ दिन पहले डिस्कस किया था हम लोगों ने, बताओ। है कि नहीं है शैलवी? नेहा है सर। है तो बोल क्यों नहीं रही है भाई? हेलो। जी सर। हाँ सर याद बोलिए। नहीं आ रहा है। सर याद नहीं संची है। कर्म, संची मानकर कर्म और प्रारब्ध कर्म की बात हम लोग पढ़ते हैं। जी जी पढ़ते नहीं सर, पढ़ते हैं? हाँ संचय कर्म याद आ रहा है। हाँ। तो उसमें एक कहानी, उसमें मैंने जब पढ़ाया होगा तो मैंने एक कहानी भी आपको बताई थी कि 2 लड़के, एक क्लास में 2 बच्चे होते हैं और एक बच्चा संपन्न घर का होता है, एक बच्चा निर्धन घर का होता है और दोनों लोग पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। एक लड़का जो है देसी घी की रोटी खाकर आता है, दूसरा लड़का जो है बासी रोटी खाकर आता है, लेकिन दोनों का दिमाग तेज चलता है। लेकिन जब एग्जाम देते हैं तो एग्जाम देने के बाद एक बच्चा पास होता है, दूसरा बच्चा फेल होता है। अब ये बताओ, दोनों लोग अपने ही समय में कर्म जो है, अब दोनों ही लोगों ने मेहनत की, सब की, लेकिन परिश्रम का फल नहीं मिला, एक को मिला दूसरे को नहीं मिला। तो जब कभी ये देखते हैं कि वो लोग पढ़ने में तो ठीक थे लेकिन एक का कर्म जो है अच्छा नहीं था जबकि दूसरे का कर्म अच्छा था, ठीक है। तो ये कर्म का प्रभाव भी हमारे, जब हम एग्जाम देने बैठते हैं तो उसका प्रभाव भी बहुत ज्यादा पड़ता है। कहते नहीं लक, लक का मतलब होता है आपका कर्म।
बहुत से लोग लक को क्या मानते हैं कि ऐसे नहीं, लक का मतलब वो नहीं होता, लक का मतलब होता है अगर आपने सत्कर्म किए, सही कर्म किए, सभी के साथ अच्छा बर्ताव किया है, तो आपकी सफलता में उनका भी हाथ रहेगा, क्योंकि वो लोग भी आपको दुआएं देंगे और आपका दिमाग उस समय अच्छे तरीके से कार्य करेगा। लेकिन आपने जिसके साथ अहित किया है, वो कहीं ना कहीं उसकी बात, कहीं ना कहीं तो उसकी बात आपको लगेगी ही लगेगी। तो यही बात है कि दो बच्चे एक बराबर, एक समान पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो रिजल्ट में जो भी डिफरेंसेस आते हैं, जिसको हम लोग भाग्य कहते हैं, वो भाग्य नहीं है, बल्कि वो आपके कर्म के द्वारा होता है। यदि आपका कर्म सही है तो आपका रिजल्ट सही होगा, यदि आपका कर्म सही नहीं है तो रिजल्ट भी आपके खराब हो जाएंगे, चाहे आप जितने भी पढ़ने में अच्छे हो या जो भी कुछ करने में अच्छे हो। ठीक है ना? तो इसलिए कर्मों का बहुत बड़ा रोल होता है। समझ गए? चलो, काफी लंबी बात हम लोग दूसरी दूसरी जगह तक लेकर चले गए, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर वाक छल की बात करते हैं। वाक छल, या हम लोगों ने सामान्य छल की बात करी या उपचार छल की बात करी, ये सब तरीके छल होते हैं। तो इसमें कहते हैं कि छल प्रश्नों में प्रश्नों की बहुलता अज्ञात होती है। बहुलता का मतलब होता है कि उसमें जितने भी मिले हुए होती है उसके बारे में हम लोग जान नहीं पाते, इसलिए। और जो है मिश्रित प्रश्न एक उत्तर मांगा मांगा था, तो दिया जाता है कि नहीं के रूप में, मतलब कुल मिला के हम कह सकते हैं कि इसको बाहुल्य दोष भी हम कहते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि जो इसमें जो है भाई, इसमें ये साफ छल प्रश्न है। छल प्रश्न में आपके तीन प्रकार के आपके बताए गए। अब इसको जो है मिश्रित दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित दोष। मिश्रित दोष को हम बोलते हैं वो मिश्रित दोष, सॉरी, मिश्रित दोष जो होता है इसको एक नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं बाहुल्य दोष। क्या बोलते हैं? बाहुल्य सर ये दोष। तीनों को मिश्रित दोष कहा गया है। हाँ, इन तीनों को ही जो है बाहुल्य दोष के अंतर्गत रखा गया है। एग्जाम में बाहुल्य दोष भी लिखाएगा, जिसको बोलते हैं फैल्सी ऑफ मेनी क्वेश्चन। क्या बोलते हैं? फैल्सी ऑफ मेनी क्वेश्चंस। ठीक, अब ये समझेंगे कैसे हो सकता है। ठीक है, इस बात को भी हम लोग समझेंगे। इसमें कहता है कि जैसे क्या तुमने मेरा खाना छोड़ दिया है, जैसे बोलते हैं कि क्या तुमने मेरा खाना छोड़ दिया है, इसमें छल प्रश्न का दोष है। जैसे एग्जाम्पल दिया है, ये एग्जाम्पल है आपका। ठीक, जैसे एक एग्जाम्पल आपके सामने आएगा, उस एग्जाम्पल में होगा कि क्या तुमने मांस खाना छोड़ दिया है, तो इसमें जो है छल प्रश्न का दोष होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है, क्योंकि इसमें यदि व्यक्ति इस प्रश्न का उत्तर हाँ में देता है, यदि ये अगर व्यक्ति से पूछा गया तो इस व्यक्ति में उत्तर देगा, यदि हाँ में दिया जाता है तो क्या हो जाएगा बताओ? यदि हाँ में उसने जो है उत्तर देता है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह पहले मांस खाता था। ठीक है ना? यदि वो व्यक्ति कहता है, अगर उससे पूछे क्या तुमने मांस खाना छोड़ दिया, उसने कहा हाँ, तो वो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, वो फंस जाएगा कि पहले खाता था अब नहीं खाता है। और यदि नो में उत्तर देता है तब क्या होगा? जब कभी कहता है कि वह जो है मांस खाना नहीं छोड़ा, तब भी वो जो है क्या कह रहा है, मांसाहारी। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति अगर हमसे कहेगा, हमसे ही मां पूछ लिया, या आप लोग जो लोग शाकाहारी उनसे पूछ लिया कि क्या आप मांस खाना छोड़ दिया, तो आप क्या कहोगे? यदि प्रश्न के उत्तर में आप यदि हाँ कहते हो तो भी फंसते हो, ना कहते हो तो भी फंसते हो। तो इस प्रकार के दोष को छल दोष कहा जाता है। छल कर लिया गया आपके, मतलब प्रश्न में छल कर लिया गया। प्रश्न ऐसा पूछा, चाहे आप हाँ करो चाहे ना करो, फंस तो जाना ही जाना है आपको। क्लियर है पॉइंट? क्वेश्चन यहाँ हम जैसे जो स्थिति क्वेश्चन परिस्थिति बन रही है उसके जस्ट अपोजिट करेंगे ना। जैसे मांसाहारी का क्वेश्चन करना है तो शाकाहारी इंसान से करेंगे ना, नहीं भैया, वहां इसमें वाक छल छल प्रश्न में दोष ये कहा आएगा। जाता है, छल प्रश्न में ये होता है कि आप जो है ऐसा प्रश्न पूछो कि सामने वाला फंस जाए। सामने वाला हाँ कहे तो भी फंसेगा, ना कहे तो भी सर फंसेगा। सर वही मतलब कह रहा है कि जैसे शाकाहारी इंसान से जब पूछेंगे तभी तो वो फंसेगा, कि हाँ बोलेगा या ना बोलेगा तो वो फंस जाएगा। लेकिन जो नॉनवेज खाता है तो उसे नहीं ना
इफेक्ट पड़ेगा? उसे नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें जो है कोई अब अगर वो मांसाहारी तो ठीक है, अगर मांसाहारी नहीं है तो वो फंस जाएगा ना। तो ये फंसाने की बात है आपकी। वो भाई तो वही सामने तो वाला क्या है कि जानता है ना, इसके सामने विपरीत। वाला आपका जानता है कि ये मांस नहीं खाता है, तो इसको फंसाना है तो कैसे फंसाएगा, ऐसे ही प्रश्न करके वो आपको फंसा देगा। अब जैसे कोई एक व्यक्ति, चल भाई। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो एक लड़का है, ठीक, एक लड़का है और उसके दो लड़कियों से अफेयर चल रहे हैं। अब उसने पहली वाली लड़की ने उन दोनों को पकड़ लिया। अब वो लड़की सामने है, या वो लड़का सामने, लड़के से पूछती है क्या तुमने इसको तुम पहले से जानते हो? यदि वो हाँ कहता है तो भी फंसता है, ना कहता है तो भी फंसता है। तो फंस गया कि नहीं? तो ऐसे प्रश्न जब करे जाते हैं तो इसको छल प्रश्न कहा जाता है, कि मतलब दोनों कंडीशन में फंस ही जाना ही है। अर्थांतर सिद्धि, या हाँ, कि जब कोई युक्ति किसी विशेष निष्कर्ष को सिद्ध करने के लिए दी जाती है। लिखते चलेंगे आप लोग, कहेंगे कि जब कोई युक्ति किसी विशेष निष्कर्ष को सिद्ध करने के लिए दी जाती है, किंतु वह इच्छित निष्कर्ष को ना सिद्ध करके एक भिन्न निष्कर्ष को सिद्ध करता है। जैसे एग्जाम्पल भी लिख लो, टाइम लगेगा नहीं तो। अब देखिए प्रश्न को समझते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, हम लोग पढ़ रहे हैं 12 नंबर पे अर्थांतर सिद्धि या असंगत निष्कर्ष के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें क्या कहता है कि जब कोई युक्ति किसी विशेष निष्कर्ष को सिद्ध करने के लिए दी जाती है, परंतु वह इच्छित निष्कर्ष को सिद्ध ना करके एक भिन्न निष्कर्ष सिद्ध करता है, तब उसे हम अर्थांतर सिद्धि, या अर्थों में जो अंतर हो जाता है वही अर्थांतर सिद्धि कहलाता है। या जो चीज हम चाहते हैं वो चीज नहीं हो पाता है, कोई दूसरा इसका निष्कर्ष निकल आता है, तो उसे ही हम अर्थांतर सिद्धि या असंगत सिद्धि, असंगत निष्कर्ष दोष कहते हैं। जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कोई भी दार्शनिक सिद्धांत सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि सभी दार्शनिक एक दूसरे की आलोचना करते हैं। अब जैसे इसका हम तार्किक आकार के रूप में अगर निकालेंगे, तर्क के रूप में अगर हम निकालेंगे, तो कहेंगे, क्या कहेंगे कि सभी दार्शनिक एक दूसरे की आलोचना करते हैं। क्या करेंगे? सभी दार्शनिक, ठीक, नहीं हो सकता। अब देखिए आपको जो हमने एग्जाम्पल बताया है, जो उदाहरण बताया है कि कोई भी दार्शनिक सिद्धांत सत्य नहीं हो सकता है, क्योंकि सभी दार्शनिक एक दूसरे की आलोचना करते हैं। ठीक है, इसका अर्थ क्या निकला? तार्किकता के आधार पर हम कहेंगे कि सभी दार्शनिक एक दूसरे की आलोचना करते हैं, इसलिए इसलिए का बिंदु ये है, इसलिए कोई भी दार्शनिक सिद्धांत सत्य नहीं हो सकता। तो इस प्रकार की युक्ति में अर्थांतर सिद्धि का दोष पाया जाता है, क्योंकि निष्कर्ष जो है आधार वाक्य से, क्योंकि निष्कर्ष जो है आधार वाक्य से भिन्न पाया जाता है। ठीक है, निष्कर्ष जो भी निकला है, निष्कर्ष जो है आपका एक तरीके से अलग ही जो आपका निकला है आपका, ठीक है ना। तो इसलिए अर्थों में जो अंतर होता है वही आपका कहलाता है क्या? अर्थांतर। हम सिद्ध तो कुछ और करना चाह रहे थे, लेकिन सिद्ध कुछ और हो गया आपका, ठीक है ना। हम जैसे बात करते हैं आपस जी में, सर। बात करते करते हम बात समझाना कुछ और चाहते हैं, और एक व्यक्ति जो है, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, आपकी अच्छाई के लिए जब हम बात करते हैं तो आपको लगता है नहीं ये मेरी अच्छाई के लिए नहीं, बल्कि वो अपने फायदे के लिए बात कर रहा है। जब कभी हम लोग देखा होगा आपने, किसी को समझाते हैं, किसी को हम बताते हैं कोई बात, तो वो सोचता है कि सामने वाले की इसमें कोई ना कोई स्वार्थ जरूर छिपा है, जो मेरी इतनी हेल्प कर रहा है। होता है कि नहीं होता है ऐसा पॉइंट आज के समय में? बताओ। जी जी हाँ, तो जी सर, बहुत
ये बिल्कुल ये इसीलिए मेरे हिसाब से आज के जो समाज है, आज का जो जनरेशन है उसमें जो है आप जितना कम हो सके उतना आप एडवाइस कम करिए, क्योंकि सब लोग सबसे पहले यही सोचते हैं कि सामने वाले का इसमें क्या हित छुपा हुआ है, क्यों ये मुझसे ज़्यादा टॉक कर रहा है, क्यों ये मुझसे ज़्यादा बात कर रहा है। जैसे इसका एग्ज़ाम्पल मैं बताऊँ कि जब मैं टूर गया, टूर से वापस आया तो बहुत से बच्चों का बीएमएड के बच्चों का मेरे पास मैसेज आ रहा। अब वो मैसेज क्यों आ रहा? क्योंकि एक रीज़न है कि उनको फाइल बनानी है, उनको पता करना है आगे की चीज़ में, तो उनको कहीं न कहीं टॉक वो कर रहे हैं, लेकिन उनका एक कोई ख़ास मुद्दा है इसलिए, निस्वार्थ कोई नहीं जुड़ा है। ठीक? लेकिन अगर वो ये कहें कि सर अब देखो यहाँ पर उनका पूछना मेरा बताना बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब ये बच्चे ये सोच लें जो हमसे जुड़े हैं मेरे वाले कि ये सर हमारी या ये मनोज जो है हमारी हेल्प क्यों कर रहे हैं, इनका कुछ ना कुछ तो होगा ही माजरा कि क्यों ये हमारी इतनी हेल्प कर रहे हैं, है ना? ऐसा ये सोचने लगेंगे सब बच्चे। बताओ सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे कि कुछ ना कुछ इनका फायदा होगा तभी ये हमारी हेल्प कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं। जबकि उसका विपरीत क्या है, मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है। भाई मुझे पता है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, नहीं पता होता तो नहीं बताते। तो ये मेरा एक मानवता के नाते धर्म है, लेकिन इसका कुछ लोग अलग सेंस लगा लें तब तो वहां क्या हो जाएगा, तब वहां पे अर्थांतर सिद्धि आ जाएगी आपकी। क्लियर है पॉइंट? जी सर। है ना? चलो, तो ये हम लोगों ने पूरे के पूरे इनफॉर्मल के बारे में डिस्कस कर लिया है। इनफॉर्मल का जो टाइप था ए वाला प्रासंगिक जो था उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब उसका एक दूसरा है संदिग्धार्थ या भाषागत दोष है, उसको भी हम लोग कल की डेट में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? गुड नाइट सभी को, जय हिंद सभी को।